राजेश जी, मंचासीन विभूतियों में हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर वी पांडे जी, मुख्य अतिथि बड़े भाई गोविंद बन राजू जी, श्रीमती पायल लक्ष्मी सोनी जी और स्वयं रचनाकार राकेश जोशी जी, हमारे सम्मुख बैठे प्रबुद्ध जनमानस में और हमारे समाज के जो गणमान्य लोग यहाँ आए हैं, मैं आप सभी को सादर अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं अब अपनी बात शुरू करता हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि विशिष्ट के आगे अति लगाने की से क्या स्पष्ट हो पा रहा है मेरे बारे में। तो ये मेहता जी का अत्यंत अनुराग है, सीमा से बाहर जाकर मेरे प्रति स्नेह जब ये दिखा देते हैं तो अति लगा देते हैं। वो अति ऐसा हो जाता है कि अतिशयोक्ति हो जाता है। तो लेकिन ये स्नेह है, स्नेह सबसे बड़ी बात है। तो राकेश जोशी जी, आपकी रचनाएं पढ़ने का मुझे थोड़ा बहुत अवसर मिला, क्योंकि कल तक मैं स्वयं में व्यस्त था और रचनाओं से जितना जाना उससे ज़्यादा आपके वक्तव्य से आपके बारे में जाना, और तब प्रमाणित हुई मेरे हृदय में आपकी रचनाएं कि हाँ, आप जैसा व्यक्ति इतने विहंगम परिवेश में इतने व्यापक विषय वस्तुओं को छू सकता है, एक जगह पर ला सकता है, और ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो लगातार चिंतनशील होता है। अभिव्यक्ति, कविता एक अभिव्यक्ति है और बहुत विराट फलक है इसका। अभिव्यक्ति मनुष्य के नैसर्गिक लक्षणों में 7वें क्रम में आता है। जिज्ञासा, चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पनाशीलता, सृजनशीलता और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति भी कई रूपों में होती है। चित्रकला सबसे प्राचीन अभिव्यक्ति है, उसके बाद गीत, संगीत, नृत्य, नाटक और फिर साहित्य। साहित्य में गद्य भी है और पद्य भी है, लेकिन पद्य का साहित्य में बहुत ही विशेष स्थान है। तो ये अभिव्यक्ति भी जो है अलग अलग रूप में होती है। तुलसीदास जी की तरह स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, कहते हैं अपने मन के आनंद के लिए। और दूसरा आता है संप्रेषण के लिए। संप्रेषण केवल सूचना का हो सकता है। संप्रेषण व्यक्ति को आगे, जिन तक आप अपनी बात ले जा रहे हैं, उनको प्रभावित करने के लिए हो सकता है, उनको जागरूक करने के लिए हो सकता है, कर्तव्य बोध कराने के लिए हो सकता है, और उनका अंतर्गत अपने अंतस में चिंतन मनन करने के लिए हो सकता है। सामाजिक, राष्ट्रीय और मानवीय परिदृश्य में लोगों को झकझोरने के लिए हो सकता है। तमाम सारे पक्ष हो सकते हैं और एक कविता इस सारी बात को परिपूर्ण करती है। और राकेश जी का ये संवेदनाओं के स्वर का ये जो संकलन है, इन सारी बातों का इसमें समावेश मुझे दृष्टिगत हुआ है। इसके लिए आप साधुवाद के पास। और मैंने उससे पहले, सबसे पहले क्या होता है कि देखिए किसी और ने क्या कहा है। कल मेरे किताब तो मेहता जी ने परसों दे दी थी। कल परसों हमारे राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी संगोष्ठी हमारी संस्था की, भारतीय नाट्य शास्त्र के आधार पर जो बात एक कुछ विषय है सात्विक अभिनय का, उसको लेकर देश भर के अंतर्राष्ट्रीय विद्वान ऑनलाइन और सामने उपस्थित थे। तो उस दिन आपकी किताब में देख भी नहीं पाया था। अगले दिन जो भारत रत्न भार्गव जी थे, उसके विद्वान आए हुए थे, उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गया, को बहुत बुजुर्ग थे, उनको छोड़ना भी था। तो लेकिन लगातार अपराध बहुत बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा मैं वक्ता के रूप में आऊँगा और मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ। तो सवेरे किसी तरीके से आज मैंने अपने आप को झकझोरा कि क्या अनाचार करने जा रहे हो अति विशिष्ट बनकर। तब मैंने कहा फिर इतने कम समय में क्या हो सकता है। तो मैं देखूं संजय मल्होत्रा जी ने क्या लिखा है, पायल जी ने क्या लिखा है, उससे बड़ा एक वो तो मिल ही जाता है। फिर जिन जिन जो इन्होंने पद दिए थे वो कौन सी कविताओं में, उन पर सीधे नजर डाली। तब मैंने देखा कि हाँ, आप लोग मेरे वक्तव्य के लिए बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं। सबसे पहले राम प्रकाश बेखुद जी ने लाइन लिखे अपने शुभकामना संदेश में। उनकी कविताएं मिसरों, बहरों व काफिया तथा रदीफों से भले ही दूर हों, पर विषय की विविधता से भरी है। और इनकी एक झलक संवेदनाओं के स्वर जो उनकी पहली किताब में है, मैं पाठकों को दिखाई दी। ये लाइन पढ़ती मैंने अनुक्रम देखा, अनुक्रमणिका देखी, मैंने देखा घर 106 करीब करता है और वाकई सब विविध कविता है। तो अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा,
क्योंकि आप लोगों ने संक्षेप में कुछ कहा है, मैं कहीं कहीं पर मैंने ये निशान लगाया कि मैं क्या बोलूँगा, कौन सी कविताओं चुनूंगा, तो मैं सारी नहीं बोल पाऊंगा। एक आपने जो मृत्यु के ऊपर जो लिखा है, मृत्यु है सत्य शाश्वत, इसके आने की नहीं होती कोई राह, राजा हो या रंग व्यर्थ है इसके लिए दिखावट, जन्म लिया है जिसने है निश्चित उसका अवसान। ये कविता किसी दार्शनिक की मीमांसा हो सकती है, जीवन को जिसने दार्शनिक मीमांसा की हो वो व्यक्ति ऐसा लिख सकता है। इसी की संपूर्ण कविता अगली 2 लाइनें जो कि आपकी भूमिका में है, जी लो खुलकर जिंदगी है पल दो पल की, क्या होगा नहीं है खबर किसी को कल की। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू लगते हैं, और ये कब हो पाता है, जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर समग्र चिंतन करता है, बहुआयामी चिंतन करता है, तब ये समय, तब ये बात हो पाती है। नहीं तो वो अपने एक निश्चित धारणा के प्रति पूर्वाग्रही हो जाता है। समग्र चिंतन करता है तो चिंतन के सारे आयाम खोलता है। विश्व भर के सारे दार्शनिक ये काम करते हैं, सारे चित्रकार ये काम करते हैं, सारे नाट्यकर्मी ये काम करते हैं। इवन हमारे भरत मुनि वो कहे आज से 2500 साल पहले कि मैं जो कह रहा हूँ ये परिपूर्ण नहीं है, ये अंतिम नहीं है। आने वाले समय में अलग अलग देश काल और परिस्थिति में अलग अलग चिंतन करने वाले व्यक्ति जीवन का और कोई सत्य भी उद्घाटित कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ भी हो सकता है, इसके प्रतिकूल भी हो सकता है। एक कवि ऐसी दृष्टि पैदा करता है या ऐसे सोचने के आयाम हमें देता है। और मैं आपको साधुवाद इस बात के लिए और दूंगा, आपने सफाई वाले पर जो लिखा, सफाई वाले, और ये जो कविता है ये मानवीय दृष्टि जगाने के लिए अनिवार्य कविता लगती है मुझे। हजारों साल से हमारे हिंदू समाज में जातिगत भेद का आरोप लगता रहा है, और कभी कभी आरोप तथाकथित मात्र रह जाता है। तो हमें देखना है कि जो आदिकाल में नहीं था वो बीच के ऐतिहासिक युग में वो बातें कैसे पैदा हुई जो कि हमारे दर्शन में नहीं है, जो हमारे दृष्टा ऋषियों ने नहीं दिया था। हमारे दृष्टा ऋषियों ने तो सृष्टि और मानव के नाभिनाल बंधन की अनुभूति को प्रतिपादित किया था वैदिक ग्रंथों में या उपनिषदों में। तो ऐसे समाज में जहां कोई दूसरा नहीं था, वहां ऐसा भेद कैसे पैदा हुआ, और इनकी कविता को पढ़ने के बाद उस भेद को नष्ट करने के लिए अपने भीतर क्रांति जगाना जरूरी होगा। वो कविता मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तन पर कपड़ा फटा कुचैला, देखा सिर पर ढोते मैला, सुबह सुबह ले हाथ में झाड़ू, साफ करे वो गली मोहल्ला, सीवर के अंदर वो जाता, दुर्गंध से प्राण गंवाता, झूठी संवेदना दर्शाता, घूमे प्रशासन बना निठल्ला, छूने से सब उसे घिनाते, पास बैठाने से उसे लजाते, है तो वह भी अपना सा ही बंदा, मालिक उसका भी राम और अल्लाह, हम सा ही वह आया जग में, लाल लहू उसके भी रग में, फिर न जाने बिछा दिए शूल ही शूल क्यों उसके पग में, पेट की आग बुझाने को वो सहता जीवन भर तिरस्कार, मानव के शत्रु ने छीन लिए उसके सम्मान पूर्वक जीने के अधिकार। ये मानवता के शत्रु जो हमारे समाज की जड़ों में ये नहीं है, कि किस दुर्भाग्य से किस विडंबना से ये आया है मैं कह नहीं सकता, लेकिन हम मानवीय दृष्टि तो फिर से जगा सकते हैं। इतिहास की परतों को खोलकर डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, संवेदना को जगाने की जरूरत है, संवेदनाओं के स्वर के बाद। और संवेदना कहाँ है? सबसे पहले जीवन में क्या है? चेतना है, फिर अनुभूति है, अनुभूति के बाद संवेदना है, और वो संवेदना अनुगमन करती है मानवीय चिंतन का, जिज्ञासा का, विश्लेषण का, तर्क का और रचनात्मकता का, तब वो अभिव्यक्त होती है। अभिव्यक्ति वो कविता रूप में भी हो सकती है। तो मैंने भी कविता के ऊपर अपना एक विचार किया। मैंने देखा कि हाँ भाई राकेश जी के मैं सहोदर हो सकता हूँ कविता के मामले में, तो मैं अपनी कविता को सुनाते हुए और उसके अंत में आप और मैं रचनाशील सहभागी हो सकते हैं, अगर आप स्वीकार करें तो, अगर आप अनुमति दें तो।
कविता क्या है मेरे लिए, कविता का शीर्षक है। होगी किसी के लिए धरती पर ही आकाश पा जाने का आनंद, यानी कविता। होगी किसी के लिए धरती पर ही आकाश पा जाने का आनंद, होगी किसी के लिए देह के कोश कोश में समाया गुलाब का मकरंद, होगी किसी के लिए नैनों के काजल में थिरकते सपनों का नर्तन, होगी किसी के लिए बालकनी में कॉफी के साथ वर्षा की फुहार का स्पंदन, होगी किसी के लिए पंच सितारा सुविधाओं के बीच तथा कथित सर्वहारा सहोदर के रूप में स्थापित होने का जतन। ये आज के हमारे भारतीय चिंतन की विडंबना है जो इन दो लाइनों में